हेलो साथियों। अभी आपने सुना होगा पिछले दिनों केंद्र सरकार के माध्यम से एक बहुत बड़ी कार्यवाही की गई है, खास करके जब हम कर्मचारी लेवल की बात करते हैं। 2% उनका डीए बढ़ा दिया गया है। बेसिकली आप भी जानते हैं पहले ये 58% था, अब वो बढ़ करके 60% हो चुका है। इवन इसी बीच अगर देखा जाए तो इसी बीच एक सूचना और आपने सुनी होगी कि जो हमारे यहाँ पे 8वां वेतन आयोग गठित किया गया था, उसके द्वारा भी जो फिटमेंट फैक्टर वगैरह की बात आती है, उसको स्वीकार कर लिया गया है और उन सब चीज़ों के ऊपर क्या की जा रही है, कार्रवाई करी जा रही है। ऐसे में बात आती है कि जो ये कर्मचारी होंगे, बेसिकली केंद्रीय कर्मचारी या स्टेट लेवल के कर्मचारी, तो आप भी जानते हैं इस 8वां वेतन आयोग लगने के नाते क्या होगा, सबको कहीं ना कहीं सैलरी के मानदंड को आधारित करते हुए कुछ एक फायदे मिलने की बात चल रही है। तो जो फायदे मिलेंगे उसका पूरा एक आधार क्या होगा, या फिर 8वां वेतन आयोग जो लगाया गया है उसके आधार पे हम कह सकते हैं किन किन वर्गों को विशेष लाभ होगा, खास करके आप कह सकते हैं कितना फायदा होगा, और खास अगर बात की जाए तो ये कब से आपका दिया जाएगा। वैसे तो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे एक, जब हम बात करते हैं 2026 के सापेक्ष में, तो 1 जनवरी 2026 से क्या होगा, उसका रिकॉर्ड काउंट किया जाएगा और उसका जो भुगतान होगा वो एरियर के रूप में आपको दिया जाएगा। लेकिन बाकी अगर देखा जाए चीज़ों को लेकर के कि इसको अप्लीकेबल कब से किया जाएगा, क्या उसका मानक रखा जाएगा या फिर कितनी रखी जाएगी, तो इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आपके साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे चीज़ों को साझा करते हैं। पहली सूचना के रूप में अगर देखी जाए तो यहाँ से आप उसे देख सकते हैं कि 8वां वेतन आयोग के जो कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों की बात की जाए तो मूल मुद्दा यही है कि इनको कितना फ़ायदा और कब से ये फ़ायदा मिलना चालू होगा। तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो कर्मचारी संघ हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, उनके द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई वेतन संरचना का विवरण देते हुए 8वें वेतन आयोग के तहत जो वेतन वृद्धि है उसके अनुरूप क्या किया गया है, अपना प्रस्ताव दिया गया है। मतलब आप कह सकते हैं केंद्रीय कर्मचारियों का जो अपना एक ग्रुप है, उन्होंने 8वें वेतन आयोग के अनुरूप जो उनकी सैलरी वगैरह बढ़ाई जानी है उसको लेकर के एक अपनी बातों को लेकर के प्रस्ताव सरकार के सापेक्ष क्या किया है, मतलब जो आप कह सकते हैं समिति है उसके सापेक्ष आपका प्रस्ताव दिया है। अब इसमें अगर इनकी बात की जाए तो इनके द्वारा क्या क्या बातें रखी गई, कुछ एक प्रमुख मांगों की बात की जाए तो जो मांगे रखी गई हैं वो ये है, कर्मचारी संगठनों के द्वारा विशेष करके एनसी जेसीएम के द्वारा जो कुछ एक प्रस्ताव दिए गए हैं, वो प्रस्ताव कुछ ऐसे हैं कि पहली बात तो क्या की जाए, पहली बात तो ये है कि न्यूनतम जो बेसिक वेतन होता है वो आपका क्या कर दिया जाए, 69,000 रुपये कर दिया जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो फिटमेंट फैक्टर वर्तमान के सापेक्ष में है वो क्या हो जाए, 3.83 के रेशियो से, मतलब इतना गुना कर दिया जाए। वार्षिक वेतन वृद्धि हमारी करी जाए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो सैलरी का मतलब वेतन वृद्धि का प्रोसेस होता है वो हमने वेतन आयोग के सापेक्ष में ही सुना है, जबकि होना चाहिए कि सैलरी आपकी वार्षिक बढ़नी चाहिए और उसका एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए। ऐसे में 6% की जो वार्षिक वृद्धि है वो आपको देखने को मिले। यहाँ पे इनके द्वारा रखा गया कि जो हमें हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, मकान किराया भत्ता, वो भी क्या होना चाहिए, कम से कम सैलरी के सापेक्ष में 30% तो आपका दिया जाना चाहिए। और ये बात तय भी है, लगभग सैलरी का 1/3 हिस्सा किराए में चला ही जाता है। पेंशन की बात की गई, पेंशन भी कहा गया कि अंतिम वेतन का कम से कम 67% जो होता है वो कम से कम पेंशन वगैरह दिया जाए। इवन कई सारे लोगों की जब डेथ हो जाती है तो परिवार वालों को पेंशन दिया जाता है, तो परिवार वालों को पेंशन जो मिलता है वो आप भी जानते हैं कि मूल का आधा हो जाता है। ऐसे में ये कहा गया कि आधे में कहाँ से खर्च चलने वाला है, जो बात की जा रही है उसके लिए ये कहा गया कि कम से कम 50% आपका जो मूल वेतन है उसके सापेक्ष परिवार को भी दिया जाना चाहिए। इवन इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो पुरानी पेंशन योजना है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको भी क्या किया जाए, अप्लाई किया जाए, उसकी फिर से क्या की जाए, शुरुआत करी जाए। तो इन कब चीज़ों को लेकर के कह सकते हो ये सब कुछ एक मांगे रही, जो कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया, प्रस्ताव इसमें आपके रखे गए हैं। ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ और बातों को समझते हुए चलते हैं। खास करके पहली बात तो यही आती है, जैसा कि विभिन्न ने बताया फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, कि इनका जो मांगना है 8वां वेतन आयोग का, वो कहना है कि हमारा जो फिटमेंट फैक्टर हो वो 3.83 हो जाए। ये फिटमेंट फैक्टर की जब बात की जाए तो इसका बेसिक्स जो आधार है वो क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये एक मल्टीप्लायर टूल होता है जिसके द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जो रिवाइज वेतन होते हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं इसके गुना के आधार पर क्या होता है, उनको सैलरी दी जाती है। मतलब आप कह सकते हो पुराने वेतन से रिवाइज या फिर बढ़ा हुआ वेतन कितना ज़्यादा होगा, बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुना करके उसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। 7वां वेतन आयोग जब हमारे पास आया था, 7वां वेतन आयोग, तो उस टाइम पे फिटमेंट फैक्टर जो नकारा गया था वो 2.57 रखा गया था।
ऐसे में आप कह सकते हो कि कर्मचारियों का पुराना जो वेतन था, उस पुराने वेतन के सापेक्ष लगभग 2.5 गुना क्या हो गया, सैलरी आपके 7वें वेतन आयोग के द्वारा हुई और न्यूनतम वेतन जो रखा गया था वह उस टाइम पे 18,000 रुपये रखा गया था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नए वेतन को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कि जो हमारी बेसिक सैलरी होगी और जो फिटमेंट फैक्टर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी नई सैलरी निकल के आ जाएगी। तो पिछले दरमियान अगर देखा जाए तो 7वें वेतन आयोग में तो 10.57 की बात रखी गई थी और 18,000 न्यूनतम वेतन रखा गया। अब की बार में कहा गया कि फिटमेंट फैक्टर हमारा 3.83 होना चाहिए और बेसिक सैलरी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो आपके 69,000 रुपये होने चाहिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ एक बातें ऐसी चल भी रही हैं कि 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो लगभग 3 या इसके आसपास ही आपको देखने मिल जाएगा। इवन अगर देखा जाए तो अगर 3% भी किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है बेसिक सैलरी का लगभग 43% जो होगा वो इसमें आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिटमेंट फैक्टर की जब बात की जाए तो ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, तो जाहिर सी बात है सैलरी इंक्रीमेंट के लिए इसका इस्तेमाल हो जाता है। महंगाई के साथ कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बैलेंस बनाता है और लाइफ स्टाइल, जाहिर सी बात है आपको वेतन बेहतर मिलेगा तो आपका लाइफ स्टाइल भी बेहतर होगा। ओवरऑल ये ध्यान रखिएगा, ये केवल एक आपकी मांग हो जाती है, अभी तक इसके बारे में कुछ तय नहीं हुआ है और जाहिर सी बात है सरकार ही अंतिम कह सकते हैं निर्णय करने वाली एजेंसी होती है और वही तय करेगी कि फिटमेंट फैक्टर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये सारी चीज़ें आपको दिख मिलेगी। अभी तो हमारी क्या है, ये मांग स्तर पे बात है। अब बात आती है यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूनतम मूल वेतन को लेकर के, जो कहा गया कि 69,000 रुपये न्यूनतम मूल वेतन रखा जाएगा। ऐसे में ये किसके द्वारा बात रखी गई, तो कर्मचारी प्रतिनिधियों के द्वारा खास करके आय क्राइड फार्मूला का जो विस्तृत पुनर्गणना है उसके आधार पे 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन की डिमांड की गई और ये कही गई कि हमारा क्या होना चाहिए, 69,000 रुपये होना चाहिए। ऐसे में अगर देखा जाए तो इनके द्वारा कुछ एक तर्क भी दिए गए और इस एक आधार पर ये संशोधन की बात कर रहे हैं। तर्क क्या है, इनके द्वारा कहा गया कि 2016 से मुद्रास्फीति ने क्या किया, वास्तविक आय को हमारी कम कर दी है। ठीक है, साथ ही साथ आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य इन सब की बात की जाए तो इन सब में क्या हो गई है, लागत में आज तेजी आ चुकी है और आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से इनके दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। डीए की बात की जाए तो डीए 50% से आज वर्तमान में हमारा अधिक हो गया है, मतलब अभी हमने बताया 58 से 60 कर दिया गया है। ऐसे में आप कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं बताता है कि आज हमारा जो लागत है उसके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। वेतन में जो वर्तमान है, वेतन का जो वर्तमान सिनेरियो है उसमें हम यूँ कह सकते हैं कि जीवन स्तर को एक तरीके से संचालित कर पाना, इवन आप कह सकते हैं कि उस वेतन में निर्वाह कर पाना ये बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है। ऐसे में बात आती है कि आज जब हम 2026 के सिनेरियो में जी रहे हैं तो वेतन हमें 2016 का दिया जा रहा है, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं अपने आप पे गलत है क्योंकि 2016 का जो सिनेरियो था वो अलग था। आज 2026 में हमें 2016 का वेतन मिला, उससे हमारी जो पारिवारिक खर्चे की बात हो रही है वो पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हो रहा है। ऐसे नाते भी क्या होना चाहिए, इसके अंतर्गत संशोधन की बात है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 8वां वेतन आयोग के द्वारा नई वेतन की जो गणना करनी है उसके सापेक्ष इनके द्वारा क्या बात कही गई, तो 8वें वेतन आयोग की जब बात की जाए तो इसको लागू किया जाए और लागू करने के बाद जो वेतन की गणना वगैरह के सूत्र हैं उसका जो व्यवस्था है वो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आपको हमने बताया फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, तो यहाँ पे कहा गया कि पुराना मूल वेतन और उसमें उपयुक्तता के कारक वही फिटमेंट फैक्टर, तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक नया वेतन आज के संदर्भ में आ जाएगा। और इस नए वेतन की जब बात की जाए तो इस नए वेतन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें भी क्या की जाए, कहीं ना कहीं अपने आप में जोड़ी जा सके। खास अगर देखा जाए जैसा कि महंगाई भत्ता आप भी जानते हैं, महंगाई भत्ता अभी आपका बढ़ाया भी गया। मकान किराया एचआरए की बात की जाए तो इसके बारे में बात की गई कि कम से कम 30% होना चाहिए। परिवहन भत्ता ये बड़ी खर्च हो गई है आज के समय में। मेट्रो सिटी की अगर बात की जाए तो आप अगर किसी सरकारी ऑफिस में विजिट करते हैं तो ऐसे में आपने देखा भी होगा कि आपका लगभग 300-400 रुपये किराए के रूप में केवल चला जाता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। फिटमेंट फैक्टर की बात की जाए तो फिटमेंट फैक्टर में थोड़ा सा बदलाव किया जाना चाहिए और साथ ही साथ वेतन की जब बात की जाए तो वेतन में इसके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं वृद्धि भी आपको देखने को मिल जाएगी। बात आती है कि महंगाई भत्ते के लिए, महंगाई भत्ते की बात की जाए तो महंगाई भत्ते का प्रभाव जो है वो आज अपने चरम पे है और आप भी जानते हैं कि वर्तमान में जो डीए है वो लगभग हर 6 महीने पे बढ़ता है। खासा अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2026 तक डीए जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपके आखिरी तक 65-70 तक पहुँच जाएगा। अभी आपने देखा लास्ट टाइम 60% हो चुका है, तो ऐसे में ये क्या होगा 70% तक पहुँच जाएगा 2026 आखिरी तक। एरियर की बात की जाए तो एरियर का जो मुद्दा है, जैसा कि आप भी जानते हैं, हमने अभी बताया कि जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उसके अंतर्गत जो आपकी सैलरी काउंट की जाएगी वो आपके 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी।
तो उसके बाद का जो बचा हुआ वेतन होगा वो आपको क्या होगा, टुकड़ों में, एरियर के रूप में दिया जाएगा। ऐसे में अंतिम रिपोर्ट की जब बात की जाए तो अंतिम रिपोर्ट लगभग क्या होगी, 18 महीने बाद लगभग आएगी, 2027 के लगभग। तो आप कह सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार क्या होगा, वेतन दिया जाएगा अभी तक। लेकिन जब वेतन आयोग लागू किया जाएगा तो उसके बाद बचे हुए अमाउंट को क्या किया जाएगा, एरियर के रूप में दिया जाएगा। तो यूं कह सकते हैं कि वेतन आयोग लागू होने के बाद जनवरी 2026 से बाद का जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो उनको क्या किया जाएगा, एरियर के रूप में दिया जाता है। सामान्यतः छोटे जो अमाउंट होते हैं उसको एक टुकड़े में दिया जाता है, और अगर देखा जाए बड़ा अमाउंट तो उसको 2-3 टुकड़ों में दिया जाता है। यहाँ पे इनके द्वारा कहा जाना है कि ये जो धनराशि है वो हमें एक साथ दी जाए ताकि वो हमारे कुछ यूज में आ सके। खासा यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ एक पेंशन की भी बात ही कही गई, जैसा कि अभी बताया ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की गई, 67% पेंशन मूल पेंशन की बात की गई, 50% पारिवारिक पेंशन की बात की गई। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पेंशन के बारे में भी कुछ चीज़ें बात की गई। जैसे पेंशन आप भी जानते हैं, पेंशन जो होता है ना वो अंतिम वेतन से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, उसके साथ कनेक्ट होती है। अगर बेसिक वेतन आपका बढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है पेंशन जो होगा वो भी अपने आप में बढ़ाया जाएगा। पारिवारिक पेंशन की जब बात की जाए तो वो भी उसी के साथ कनेक्ट होती है, तो इसी नाते वो भी क्या होगा, इसमें बढ़ेगा। प्रस्ताव जो इसके अंतर्गत दिए गए हैं वो ये है कि जो वर्तमान में पेंशन 50% दिया जाता है उसे बढ़ा दिया जाए और ऐसे में उसे 67% दे दिया जाए। और यहीं पे कहा गया कि जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको भी क्या किया जाए, एक बार फिर से लागू किया जाए, क्योंकि वही हमारी क्या थी, बेहतर व्यवस्था थी। ठीक है, तो पेंशन के ऊपर भी कुछ एक बातें कही गई। ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप भी जानते हैं वर्तमान में अगर वेतन आयोग की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार वेतन आयोग लागू हो रहा है। जैसा कि नाम से पता चला 8वां वेतन आयोग, इसका मतलब इससे पहले भी 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ लागू हो चुके हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1947 में पहली बार क्या हुआ था, पहला वेतन आयोग लागू हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि पहला वेतन आयोग जहाँ 1 जुलाई 1947 को लागू हुआ था, और उस टाइम पे आप कह सकते हो कि जो मूल वेतन रखा गया था वो 55 रुपये महीने के रूप में रखा गया था। ठीक है, 55 रुपये महीना तब से ले दी जाती थी। दूसरा वेतन आयोग आपके 1 जुलाई 1959 में लागू हुआ, जहाँ पे दूसरे के अंतर्गत 80 रुपये सैलरी दी जानी शुरू हुई। इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जो वर्तमान में आपका चल रहा है, रनिंग है, ये 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। और 7वां वेतन आयोग की जब बात की जाए तो 7वां वेतन आयोग क्या करता है, न्यूनतम वेतन जो है वो क्या करता है, 18,000 रुपये की बात करता है। अभी हमें 55 रुपये से लेकर के 18,000 रुपये तक की यात्रा कर ली है। अब जो हमारी डिमांड है 8वां वेतन आयोग को लेकर के, ये आपकी 1 जनवरी 2026 से अप्लाई होगी, और इसमें हमारा वेतन मान का जो मानक है वो कहा जा रहा है कि कम से कम न्यूनतम वेतन क्या होना चाहिए, 69,000 रुपये आपका लागू होना चाहिए। बाकी एक क्वेश्चन आप सबके लिए छोड़े जा रहे हैं, बताइएगा 8वें वेतन आयोग की जब बात की जाए तो 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता जो कर रहे हैं, खास अगर इनकी बात की जाए तो उनका नाम आपको दिख मिलता है जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस NB रमना, या फिर जस्टिस यो ललित। तो यहाँ पे आप जवाब दीजिएगा कि 8वां वेतन आयोग की जो अध्यक्षता करी जा रही है वो बेसिकली किसके द्वारा करी जा रही है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। 8वें वेतन आयोग के अलावा या कोई ऐसा नया अपडेट जो आप सबके परीक्षाओं के लिए या सामान्य जानकारी के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसको हम बार बार आपके इसी चैनल के माध्यम से देते रहते हैं, तो इस नाते इस चैनल को भी लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सेशन आपको समझ में आया, ये जानकारी दी गई अच्छी लगी है तो ऐसे में इसको भी लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करने का प्रयास करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।